शिक्षा, मनोविज्ञान, वृद्धि व विकास की संकल्पनाएं। वृद्धि से अभिप्राय मानव के जीवन काल में एक निश्चित समय में होने वाले भौतिक व दैहिक शारीरिक परिवर्तनों बढ़ोतरी से है, जिसे मापा जा सके। विकास से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में गर्भ से मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। वृद्धि और ह्रास जो कि मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी। अभिवृद्धि व विकास में अंतर। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, जबकि विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों के परिवर्तन को दिखाता है। अभिवृद्धि विकास का अंग है। विकास परिवर्तनों की संपूर्णता में संबोधित करता है, अर्थात वह व्यक्ति में वृद्धि से अधिक व्यापक है। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल को में एक निश्चित समय तक ही होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक व प्रगतिशील श्रृंखला है, जो कि सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। विकास अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित है, जो पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। उदाहरण है अभिवृद्धि के शरीर की लंबाई या वजन, जबकि विकास अभिवृद्धि से पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है, जैसे समस्त गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन। विकास के सिद्धांत। विकास एक सतत व निरंतर प्रक्रिया है। इसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जिसके इसमें व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, अर्थात एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास वातावरण व वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष आयाम अंतर संबंधित व अंतर्निर्भर है। विकास बहुदिशीय व बहुआयामी होता है। विकास संचाई होता है। विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास में परिपक्वता व अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह परिपक्वता व अधिगम का गुणनफल है। विकास के प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं अपनी विशेषता होती है। विकास शारीरिक, भौगोलिक व ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास एकीकृत रूप में होता है, अर्थात बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के चारों ओर चलाना सीखता है, फिर इसके बाद उन अंगों का एकीकरण करना सीखता है, इंटीग्रेशन करना। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रेडिक्टेबल इन नेचर। बालक तथा बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल इन नेचर। विकास की आरंभिक बुनियादी नींव अधिक महत्वपूर्ण है। आपादीय शीर्ष पदोमुख सिर से पांव की ओर होता है और भीतर से बाहर की ओर होता है, प्रॉक्सी मॉडिस्टल। विकास की अवस्था है शेषवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्वावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तरावस्था 6 से 12 वर्ष व किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। शेषवा काल की सामान्य विशेषताएं। शारीरिक विकास, मानसिक क्रियाओं और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है। रैपिडली फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन प्रोसेस। दूसरों पर निर्भरता व अपरिपक्वता, डिपेंडेंट एंड इमेच्योर। नैतिकता का अभाव होता है, लेक ऑफ मोरालिटी। न तो सामाजिक है न ही असामाजिक है, अर्थात बालक शेषावस्था में गैर सामाजिक होता है, लेक ऑफ सोशियलिटी। आर्थिक, स्वार्थी व आत्मकेंद्रित व्यवहार है। 2 वर्ष की आयु तक के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है, सेक्सुअली इंस्टिंक्ट है। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। यह यहाँ से शेषावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। खिलौनों की आयु टॉय एज है। टोली पूर्व अवस्था है, प्री गैंग एज है। विद्यालय पूर्व अवस्था प्री स्कूल एज है। समस्यावस्था है, प्रॉब्लमेटिक एज है। यहाँ से पूर्व बाल्यावस्था। माता पिता के लिए तैयारी की अवस्था है। अध्यापकों के लिए यह अनुकरण करते हुए सिखाता है। वह अनुकरण करते हुए सीखता है। वह क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अधिक होती है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अन्वेषणात्मक आयु मानते हैं। और इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों को अनसुना करने वाला होता है। बच्चा अकेला खेलता है, वह एक खिलौने से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। खेलने की अवस्था प्ले एज है। विद्यालय अवस्था है, टोली या दल अवस्था है। गैंग एज है, उत्पाती अवस्था है। ट्रबलसम एज है माता पिता के दृष्टिकोण से। गंदी अवस्था है, डर्टी एज है। नाजुक अवस्था क्रिटिकल एज है, उपलब्धि अभिप्रेरक से निर्मित होने का कारण। नेक्स्ट है यहाँ से, इसमें समूह में रहना व समूह साथियों के मध्य स्वीकार्यता का भाव होता है। बालक अपने समुदाय समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होकर सीखता है। वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल लेता है। बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करता है और खेल के नियमों का पालन भी करता है। कामोत्तेजना की दृष्टि से यह सुप्त अवस्था है। संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, डाक टिकट, कंचे आदि। बालक में अब नई खोज करने की, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, जिससे वह व्यक्ति
गत कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है और जिम्मेदारी को निभाना सीखता है। बालक का स्वभाव बहिर्मुखी होता है। रोशनी से मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को न प्राप्त कर ऐसे सामाजिक गुणों का विकास जो अपने समूह के सदस्यों के साथ विकसित सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि है। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। किशोरों की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता है संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। विकास की चरमावस्था व आदर्शवाद का भाव है। बालक का मन अत्यधिक अशांत होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर अपनी पहचान बनाने से लेकर संकट उत्पन्न होता है। एरिक एरिक्सन ने इसे अहम विशिष्टता की समस्या कहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इसमें बालक का सामाजिक व्यवहार अपने समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बालक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना होती है। सक्रिय खेल खेलना अधिक पसंद होता है। इस अवस्था में बालक विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में अधिक रुचि दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से बहुत अधिक चंचल व अस्थिरता होती है। नायक पूजा का उदय होता है। विरोधी मानसिक दशाएं देखने को मिलती है। गामक कौशल के विकास में सम्मिलित प्रमुख कारक है गति, शक्ति और समन्वय, स्पीड, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन। संज्ञानात्मक विकास, पियाजे की आधारभूत धारणाएं, स्कीम्स अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी स्थितियों से में बार बार लागू होने की क्रिया व्यापक और बेहतर हो जाती है उसे स्कीम कहते हैं। स्कीमा होती है किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह है जो किसी लंबे समय की याददाश्त में एकत्रित होते हैं। अनुकूलन, अडॉप्शन, समावेशीकरण, आत्मसातीकरण। मौजूदा ज्ञान स्कीमा नई जानकारी को सम्मिलित करने की प्रक्रिया होती है। इसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास संवेदी गामक अवस्था है, यहाँ से जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष। वस्तुनिष्ठता होती है, इसमें वास्तविकता होती है और अमूर्तता होती है। और यहाँ से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अगर देखें तो सक्रिय अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। प्रतिबाधात्मक अवस्था में यहाँ से हमारे पास 2 से 7 वर्ष में प्रतीकों व प्रतिमाओं का उपयोग होता है। संकेतात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष संक्रिया व भाषा का प्रादुर्भाव होता है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति, भाषा की भूमिका पर बल होता है। स्केल फोल्डिंग, मदद की मात्रा जो व्यक्ति को सीखने में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने में मदद करे। वास्तविक विकास का स्तर वह स्तर जहाँ व्यक्ति स्वयं बिना किसी की सहायता के पहुंच सकता है किसी मदद में। यदि व्यक्ति किसी स्तर तक पहुंचता है तो उसे संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म 7 से 8 वर्ष तक। इसे विषय नैतिकता, हिट्रोनोमस मोरालिटी अथवा विवशता की नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कंसंट्रेट भी कहते हैं, जो कुछ भी बड़ों नियमों, कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वही उचित और सही होता है। नैतिक समानता, मोरल इक्वेलिटी 7 से 8 वर्ष से 12 वर्ष 7-8 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस समय में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया की वृद्धि होती है। अंतरक्रिया वस्तुतः समानता और लेने देने के संबंधों पर आधारित होती है। नैतिक सापेक्षता 12 वर्ष से ऊपर नैतिक विकास का यह स्तर सर्वाधिक विकसित स्तर है। पियाजे ने इसे स्वतः नैतिकता या स्वायत्तता अथवा सहयोगात्मक नैतिकता के नाम से भी संबोधित किया है। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, उन्होंने 10 से 16 वर्ष तक की आयु के बालकों के साक्षात्कार किए नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया है। इनमें हाइन्स की दुविधा सर्वाधिक प्रचलित है। 3 प्रमुख स्तर व 6 प्रमुख सोपान है। स्तर 1 पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 वर्ष, दंड व आज्ञाकारिता, उन्मुक्तता, कार्य का स्थूल परिणाम, उसे अच्छा या बुरा बनाना, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुक्तता, पारस्परिकता व सहभागिता, जैसा को तैसा प्रवृत्ति, व्यक्तिगत लाभ। स्तर 2 है परंपरागत स्तर, 10 से 13 वर्ष, उत्तम लड़का व अच्छी लड़की, उन्मुक्तता इसमें बालक प्रशंसा व अनुमोदन के प्रति आकृष्ट होता है। लोग क्या कहेंगे और सोचेंगे, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुक्तता, मुख्य मनुष्य नैतिकता के नियमों से बंधा हुआ है, उनसे ऊपर नहीं है,
कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। स्तर 3 है इसमें उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष के ऊपर सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्तता, नियमों व परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता, सिद्ध नियमों से ऊपर उठकर प्राणी मात्र का कल्याण। एरिक्सन की यहाँ से ये तो सही नहीं है। सामाजिक विकास से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर व्यक्ति सामाजिक परंपरा, परिस्थिति तथा रूढ़ियों को पहचानता है, उन्हें समझता है और उनके अनुसार कार्य करता है। सामाजिक परंपराओं और तौर तरीकों को सीखने के विधि को सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशक्रम व वातावरण सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास, सामाजिक व संवेगात्मक विकास एक दूसरे के अनुयायी है। परिवार सामाजिक की पहली इकाई है। माता पिता की आर्थिक स्थिति का प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। समाज के कार्य, आदर्श व मनुष्य मूल्य सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय कक्ष अध्यापक सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण, पाठ्य सहायगामी गतिविधियां सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शेषवावस्था में सामाजिक विकास, जन्म से 1 वर्ष तक बच्चा घर के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है, वह कार्य का अनुकरण करता है, परिचित है, परिचित में भेद आदि समझने लगता है। 2 वर्ष तक घर के कार्य में सहयोग करने लगता है। 3 वर्ष तक अन्य शिशुओं के साथ खेलना आरंभ कर देता है। 4 वर्ष तक विद्यालय आता है, नए मित्र बनाता है। 6 वर्ष तक आते जाते औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है और सामाजिककरण की नींव रखी जाती है। सामाजिकरण की द्वितीय इकाई विद्यालय है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, समूह में रहने के कारण सहयोग, सद्भावना, सामूहिकता का संचार होता है। उत्तरदायित्व, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय जैसे गुणों में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था बहिर्मुखी होती है। बच्चे घर के बाहर रहना चाहते हैं। बच्चे वह काम करना चाहते हैं जिससे वह लोगों की नज़र में आए। बच्चे माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और बड़ों के संरक्षण पाना चाहते हैं। इनके अभाव में ये उद्दंड हो जाते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में समूह बाल्यावस्था से अलग गहरे होते हैं और अधिक स्थायी होते हैं। किशोर व किशोरियों में समलैंगिकता के रास्ते में समलैंगिकता, घनिष्ठता और मित्रता बनती है। तार्किकता, अमूर्त चिंतन के विकास के कारण द्वंद्व संघर्ष होते हैं। सामाजिक परिपक्वता व सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव जागता है। व्यवसाय चयन को लेकर चिंता और इसी कारण सामाजिक संपर्क देखने को मिलता है। संवेगात्मक विकास, संवेग से अभिप्राय अंदर के भावों को बाहर प्रकटीकरण है। यह एक उपद्रव विप्लव की स्थिति है। संवेगों में व्यापकता होती है। यूनिवर्सैलिटी, संवेगों में व्यक्तिकता होती है। एक परिस्थिति में 2 व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं। संवेग स्थानांतरणीय है। एक समय में एक परिस्थिति में अलग अलग संवेग अपना, जैसे दया, क्रोध आदि है। लड़ाई के समय संवेगात्मक स्थिति में शारीरिक मानसिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेगात्मक स्थिति में विचार शक्ति का लोप होता है। संवेगात्मक स्थिति अस्थायी होती है, कभी गुस्सा कभी शांत। संवेगों से संबंध मूल प्रवृत्ति से है, यह व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास, ब्रिग्स के अनुसार जन्म के समय शिशु को केवल उत्तेजना होती है, किंतु 2 वर्ष तक आते आते संवेगों का विकास हो जाता है। 3 माह तक उसमें आनंद व कष्ट का होता है। 6 माह तक भय, क्रोध, घृणा का। 12 माह तक स्नेह व उल्लास का। 18 माह में ईर्ष्या। 24 माह में हर्ष का। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रस्तुत करने लगते हैं, जैसे रोना, हंसना। शिशु के संवेगों में स्थिरता होती है। शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, धीरे धीरे स्पष्टता आती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इंडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि दृष्टिगत होती है। इंडिपस माँ के प्रति बेटे का प्यार 4 से 6 वर्ष तक और इलेक्ट्रा पिता के प्रति बेटी का प्यार 4 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास काल व बुश के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इस अवस्था में भय शिशुअवस्था जैसा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें भविष्य की चिंता होती है। सामाजिकता व अनुशासन के कारण संवेगों की उग्रता में कमी आती है। समूह के कारण प्रतियोगिता व ईर्ष्या की भावना बलवती होती है। निराशा, हताशा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। वस्तु का कार्य प्रणाली के बारे में जिज्ञासा रहती है। प्रफुल्लता, आनंददायी संवेग की अभिव्यक्ति होती है। रुचिकर कार्यों में के होने की प्रफुल्लता आती है। स्नेह एक सुखद संवेग है। बालक अपने प्रति स्नेह रखता है जो उसे पसंद हो। किशोरावस्था की संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था भाव प्रधान जीवन है। भिन्न संवेगों के कारण विरोधी मानसिकता की दशा दिखाई देती है। काम वासना का भाव परिलक्षित होता है। वीर पूजा की भावना आती है। स्वाभिमान व स्वतंत्रता का भाव जागृत होता है। इस अवस्था में भविष्य, व्यवसाय, पहचान आदि की चिंता दिखाई देती है। अपने उम्र के लोगों में रहना पसंद होता है। लैंगिक भूमिका के
को समझना होता है। पठन लेखन व गणना की सामान्य कुशलता का विकास होता है। नैतिकता व अन्य मूल्यों का विकास होता है। दैनिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता होती है। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य अपने शरीर को वैसे स्वीकार करना जैसे वह है, शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग और समलैंगिक व विषम लैंगिक सहपाठियों के साथ परिपक्वता पूर्ण संबंध, पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, माता पिता व अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता, परिवार विवाह व पारिवारिक जीवन की तैयारी, आनंदमय व उत्पादक कैरियर से के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता की तैयारी, मूल्यों के समुच्चय व नैतिक प्रणाली को प्राप्त करना और व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में विचारधारा का विकास। परिस्थितिक मॉडल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रोन फैन बेनर लघु मॉडल। यह परिवेश जिसमें बालक रहता है सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करता है, जैसे परिवार, कक्षा, अध्यापक आदि। मध्य मॉडल है यह परिवेश जहाँ बालक रहता है। लघु मॉडल क्रिया करता है, अभिभावक और अध्यापक के मध्य संबंध आदि। बाह्य मॉडल वह सामाजिक परिवेश जिसमें बालक प्रत्यक्ष अंतःक्रिया ना करे किंतु वह बालक लघु मंडल को प्रभावित करे, जैसे माता पिता का क्षेत्र का परिवेश, स्थानांतरण आदि। वृहत मंडल सामाजिक संस्कृति का वह पक्ष जो कि व्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक मूल्य आदि। घटना मंडल जीवन काल, देश काल की वह सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां और घटनाएं जो प्रभावित करती है, जैसे आर्थिक आघात, माता पिता का तलाक आदि। नेक्स्ट है इसमें वंशक्रम के नियम, बीजकोष की निरंतरता का नियम बिजमैन का दिया, जीव सांख्यिकी का नियम फ्रांसीसी गॉल्टन का दिया, समानता का नियम, संतान अपने माता पिता के समान होते हैं, विभिन्नता का नियम, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ अलग होता है, प्रत्यागमन का नियम, बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। सोरेनसन ने कहा है अर्जित गुणों का अवितरण का नियम, माता पिता के अर्जित गुणों का संतान में हस्तांतरण नहीं होता। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, माता पिता के अर्जित गुणों का संतान में हस्तांतरण होता है। मेंडल का आनुवंशिकी का नियम, प्रभाविता का नियम, माता पिता में जो गुण प्रभावी होते हैं वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। पृथक्करण का नियम, सुप्त अवस्था का प्रभाव नहीं खोते। हो सकता है कि आगे वाली पीढ़ी में ये गुण प्रभावी हो जाए तो स्वाभाविक है कि वे गुण नजर आने लग जाए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, किसी एक आनुवंशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण को प्रभावित नहीं होता है। रॉस वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आनुवंशिकता की मूल इकाई जीन है। युग्मजन एक कोशिकीय जीन है जो एक निषेचित अंडे का परिणाम है और इसी से मनुष्य जीवन आरंभ होता है। अधिगम, अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। गेट्स व अन्य का कहना है अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवस्थापन, सामंजस्य ही अधिगम है। किम्बेल के अनुसार पुनर्बलित अधिगम अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन है। अधिगम नहीं है थकान, बीमारी, दवाई, नशे के कारण अथवा आया परिवर्तन, मूल प्रवृत्ति व परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन, परिप्रेक्ष्य के कारण आया परिवर्तन, अभ्यस्तता के कारण आया परिवर्तन। अभ्यस्तता उद्दीपक के बार बार देने पर प्रतिवर्त का क्षीण होना है। अधिगम की कुछ अन्य विशेषताएं, अधिगम स्वदेश्य होता है, अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है, अधिगम सतत प्रक्रिया है, वह सार्वभौमिक सर्वकालिक है, अधिगम अर्जित प्रक्रिया है, वह व्यक्तिगत भी हो सकता है, वह सामाजिक भी हो सकता है, अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है, अधिगम सृजनात्मकता होता है, अधिगम में समायोजन निहित होता है, अधिगम परिणाम नहीं है अपितु एक प्रक्रिया है, अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु सामान्यतः संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने पर वह बाहरी रूप से दृष्टिगत नहीं होता है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, वह निष्पादन परफॉर्मेंस से भिन्न है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, पुराने व्यवहार का परित्याग भी अधिगम ही है। अनलर्निंग भी एक अधिगम ही होता है। अधिगम के सोपान है। ड्रेशियल के अनुसार अधिगम के 6 चरण है। अभिप्रेरणा या आवश्यकता,
लक्ष्य, उद्देश्य, बाधा, अनुक्रियाएं, सबलीकरण या पुनर्बलन और सामान्यीकरण या एकीकरण। परिपक्वता व अधिगम के मध्य अंतर। परिपक्वता की वजह से आए परिवर्तन अधिगम नहीं है, किंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध है। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है और अधिगम की चाहे के बिना परिपक्वता निरर्थक है। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया, अधिगम अर्जित प्रक्रिया। परिपक्वता सहज जातिगत प्रक्रिया, मनुष्य जाति, पशु पक्षी जाति आदि के लिए, और अधिगम व्यक्तिगत या सामाजिक प्रक्रिया है। परिपक्वता सामाजिक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम अभ्यास व अनुभव पर निर्भर प्रक्रिया है। परिपक्वता मुख्यतः शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती, अधिगम अधिगम सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिपक्व में अभ्यास का महत्व नहीं है, अधिगम में अभ्यास का महत्वपूर्ण घटक है, प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती। आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य अधिगम में महत्वपूर्ण सोपान है। पुनर्बलन का स्थान नहीं, पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण घटक है, जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम जबकि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली, परिपक्वता जीवन पर्यंत नहीं चलती और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता मनुष्य की संभावित क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करती है, अधिगम मनुष्य की संभावित क्षमताओं के भीतर अर्जित कौशल है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विद्यार्थी से संबंधित कारक व्यक्तिगत, जैसे शारीरिक कारक, स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता, ज्ञानेंद्रिय, संवेदी क्षमता आदि। मानसिक व मनोवैज्ञानिक कारक, अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, बुद्धि लब्धि, अंतर्निहित क्षमताएं, संवेगात्मक स्थिति, रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, थकान, ऊब, एक समता, निरस्ता। पर्यावरण से संबंधित कारक, सामाजिक कारक, इसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज के वे पक्ष समाहित होते हैं जो उसके अधिगम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर क्षेत्र के सामाजिक स्थिति, विद्यालय व विद्यालय की संगठनात्मक स्थापना, विद्यालय का परिवेश, अध्यापक द्वारा किए गए बर्ताव। भौतिक कारक है, वातावरण से संबंधित भौतिक कारक तथा यथा रोशनी, तापमान, वातायन अधिगम को सुगम्य बनाते हैं। आर्थिक कारक है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तक सिद्धांत। 1904 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार व कुत्तों का प्रयोग है। इसका अनुबंधन से पूर्व है घंटी, कोई अनुक्रिया नहीं। CS अनुबंध उद्दीपक, भोजन, लार। US स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। यह अनुबंधन के समय CS + US यानी घंटी प्लस भोजन से UR लार है। यहाँ से अनुबंधन के पश्चात घंटी CS से लार CR। महत्वपूर्ण संप्रत्य विलोपन, अनुबंधन के पश्चात स्वाभाविक उद्दीपक न होने पर अनुबंधित अनुक्रिया लुप्त हो जाती है। विलोप का प्रतिरोध, विलोप के प्रतिरोध से अभिप्राय है कि कोई अधिगम कितनी दृढ़ता से हुआ है, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के न होने पर कोई सीखी गई अनुक्रिया कितने समय तक बनी रहती है। स्वतः पुनर्लाभ, सीखी हुई अनुक्रिया का विलोपन हो जाने के पश्चात यदि कुछ अंतराल के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने पर प्राणी पुनः अनुबंधित अनुक्रिया का प्रदर्शन करे तो वह स्वतः पुनर्लाभ कहलाता है। सामान्यीकरण, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया का करना सामान्यीकरण कहलाता है। विभेदन, सामान्यीकरण की विपरीत प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। विभेदन अधिगमकर्ता दोनों उद्दीपकों के अंतर कर लेता है। और द्वितीय श्रेणी उच्च श्रेणी अनुबंधन, एक अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ कोई अन्य अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए और प्राणी कालांतर में उसके प्रति अनुबंधन स्थापित कर ले तो वह श्रेणी अनुबंधन कहलाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उद्दीपकों के मध्य समयांतर, अग्रवर्ती अनुबंधन, जब अनुबंधित उद्दीपक पहले किया जाए। सहकालिक अनुबंधन या अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ किए जाए। विलंबित अनुबंधन, पहले अनुबंधन उद्दीपक दिया जाए और फिर अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। और इस प्रकार होता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। यह अधिगम के लिए एक सर्वाधिक प्रभावी है। अवशेष अनुबंधन, अनुबंधित उद्दीपक का जब आरंभ व अंत हो जाता है तो उससे कुछ समय बाद स्वाभाविक उद्दीपक किया जाता है। पश्चगामी अनुबंधन, अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक पहले दिया जाता है। पश्चगामी अनुबंधन सबसे धीरे होता है जबकि विलंबित सबसे शीघ्र होता है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रकार, प्रवृत्त्यात्मक, संतोष, प्रसन्नता की अनुक्रिया, धीरे अनुबंधन, विमुखी, पीड़ा, दुख की अनुक्रिया व शीघ्र अनुबंधन। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस का लेखन, संबंधवाद का संप्रत्यय, प्रयास व त्रुटि और चयन संबंध सिद्धांत, उसके अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाता है। संबंध ही
संबंध बन जाना ही अधिगम है। एसआर थ्योरी टाइप एस बिल्ली पर प्रयोग। अधिगम के नियम है यहाँ से मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम व प्रभाव का नियम है। जबकि गौण नियम में है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत अन्य नाम है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, संज्ञानात्मक, साधारणात्मक अधिगम, निमित्तिक अधिगम, एसआर बॉन्ड, क्रियात्मक प्रतिबद्धता। चूहे पर प्रयोग किया जाता है। बच्चे जिनसे कुछ पाना चाहते हैं उनसे विनम्र व्यवहार करते हैं। वे रेडियो, टीवी, कैमरा चलाना और मिठाई को खोजकर खाना इसी सिद्धांत से सीखते हैं। शेपिंग व चेनिंग का संबंध इसी सिद्धांत से। यह थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम पर आधारित है। पुनर्बलन तथा पारितोषिक दंड सीखने के इसी सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्बलन क्रिया प्रस्तुत या निमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसा परिणाम को प्रबलक या पुनर्बलन कहा जाता है। ज्ञानात्मक पुनर्बलक वे पुनर्बलक जिनका परिणाम सुखद होता है, जो अनुक्रिया को करते हैं, अनुक्रिया को दृढ़ करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलक वे पुनर्बलक जो अप्रिय, दुखद या पीड़ादायी होते हैं। वे प्राणी के पलायन व परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना, जुर्माने से बचने के लिए समय पर कार्य करना, यह वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। प्राथमिक पुनर्बलक ये जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भोजन, पानी इत्यादि। द्वितीय पुनर्बलक वे पुनर्बलक जो प्राणी के अनुभवों के कारण, जैसे धन, प्रशंसा आदि। दंड सदैव अवांछनीय अनुक्रिया की संभावना को घटाता है, जबकि पुनर्बलक सदैव वांछनीय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। अन्य उदाहरण है गलती करने पर बच्चे को पीट देना ताकि उसके अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके। सकारात्मक दंड बच्चे को बाहर नहीं खेलने देना, टीवी नहीं देखने देना ताकि उसकी अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके। नकारात्मक दंड बच्चे को यह कहना कि होमवर्क कर ले, नहीं तो पापा से शिकायत की जाएगी। यह डर से उसका होमवर्क कर लेना नकारात्मक पुनर्बलक है। बच्चे को यह कहना कि होमवर्क करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी। सकारात्मक पुनर्बलन मित्रों के द्वारा उपहास, मजाक सकारात्मक दंड का उदाहरण है। जेबी वॉटसन का प्रयोग है। जेबी वॉटसन के व्यवहारवाद के जनक 11 माह के शिशु पर लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग किया। अनुबंधन से संबंधित यह प्रयोग उद्दीपक सामान्यीकरण की पुष्टि करता है। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। वॉटसन का कहना है हल का सिद्धांत है एकल प्रयास अधिगम का नियम। अन्य नाम है इसका गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता आकलन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, अंतर्निरोध अन्योन्यता सिद्धांत, जैविक अनुकूलन सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत। अधिगम का आधार व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति है। 16 स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। स्किनर ने हल के सिद्धांत को सर्वबलीकरण का श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत सीखने की समस्थिति होमो स्टैटिस्टिक्स को महत्वपूर्ण मानते हैं। गुथरी का सिद्धांत। गुथरी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्बलन से नहीं अपितु समीपता के स्थापित करता है। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए गुथरी ने अपने सहयोगी हॉर्टन के साथ बिल्लियों पर प्रयोग किया। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में एक प्रथम व सफल प्रयास पर बल देता है। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद व कॉलर का प्रयोग। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यवस्थित अथवा पूर्ण समग्र। इस विचारधारा के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमन है। फाई का संप्रत्यय दिया, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। जब व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है तो उसका समग्र रूप प्रत्यक्षीकरण करता है। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जर्मन मनोवैज्ञानिक कॉहलर सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया। पुस्तक है इनकी मेंटेलिटी ऑफ एप्स। सीखना यांत्रिक व्यवहारवादी प्रक्रिया न होकर सृजनात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रिया। सूझ परिस्थिति की आकस्मिक, तत्कालिक व निश्चित ज्ञान है। सूझ आयु व अनुभव से प्रभावित नवीन परिस्थिति में स्थानांतरणीय स्थायी प्रकृति होती है। सूझ के कारण तैयारी की अवस्था, उद्भवन की अवस्था, प्रतिदीप्ति प्रावस्था की स्थापना, सत्यापन की अवस्था है। इसमें समस्या का प्रतिकालिक समाधान की बात होती है। बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत कहता है सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम व अवलोकनात्मक अधिगम। मॉडलिंग का सिद्धांत व बॉब मॉडल प्रयोग है। सामाजिक अधिगम के चरण अवधान, स्मृति, अनुकरण, पुनः स्तुति, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन। टॉलमैन का सिद्धांत अन्य नाम है चिन्ह अधिगम, चिन्ह गेस्टाल्टवाद, प्रत्याशा सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत, व्यवहारवाद व समग्रवाद का अनूठा मिश्रण है।
अव्यक्त अधिगम का एक नया व्यवहार मानसिक मानचित्रों द्वारा सीख लिया जाता है, किंतु व्यवहार तब तक प्रदर्शित नहीं होता जब तक कि उसे पुनर्बलन नहीं किया जाए। टोलमैन ने इसे चूहों पर प्रयोग किया। भूल भुलैया प्रयोग कहा जाता है। ब्रूनर का सिद्धांत 3 चरण है: सक्रिय, प्रतिबंधात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। अंतर्दर्शी चिंतन, विषय की संरचना और विश्लेषणात्मक अधिगम, अधिगम तत्परता, विद्यार्थी सक्रियता, संबद्धता के महत्व की बात। आसुबेल का सिद्धांत, अर्थपूर्ण व सार्थक अधिगम। सीखने के 4 प्रकार है: रटकर, अर्थपूर्ण, अभिग्राही व अन्वेषण। अभिग्राही व अन्वेषण। नेक्स्ट है यहाँ से कर्ट लेविन का सिद्धांत, अन्य नाम है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत और सदिश मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक प्राणी उसके व्यवहार से मिलकर बने या बल देता है। B=F(Pe)। कॉल रोजर का सिद्धांत है। मानवतावादी शाखा का यह सिद्धांत मानता है कि आत्म प्रत्यय का निर्माण ही अधिगम है। संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन है और अनुभवात्मक अधिगम व प्रकृति में सहायक है। अधिगम सोपानिकी, रॉबर्ट गेने पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कुल 8 चरण है। प्रथम चरण व्यवहारवादी और अंतिम चरण संज्ञानवादी है। यहाँ से समस्या समाधान अधिगम, यहाँ से सरल से जटिल की ओर इस प्रकार जा रहा है, जिसमें सरल में है हमारे पास यहाँ से व्यवहारवाद से संबंधित, जो कि संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सरल श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम। जबकि संज्ञानात्मक में है विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। संकेत अधिगम का संबंध पारंपरिक अनुकूलन से है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का संबंध क्रिया प्रसूत अनुकूलन से है। अधिगम अंतरण, धनात्मक अंतरण पुराना अधिगम नए अधिगम में सहायक हो, ऋणात्मक अंतरण पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा पहुंचाए। इसमें 2 प्रकार है। यहाँ से पहला तो पूर्वलक्षी में आएगा जब कौशल पुराने अधिगम को प्रभावित करे। प्रतिपक्षी, जब पुराना अधिगम नवीन अधिगम की कठिनाई उत्पन्न करे। शून्य अंतरण, जब पुराना अधिगम किसी नए अधिगम में ना तो सहायक हो ना ही बाधा पहुंचाए। क्षितिज अंतरण, जब किसी परिस्थिति में अर्जित कौशल का उपयोग उसी प्रकार किया लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो सीखने का क्षितिज अंतरण कहते हैं। ऊर्ध्व अंतरण, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में अध्ययन में किया जाता है तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। द्विपार्श्विक अंतरण, जब शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। बाएं से दाएं अथवा दाएं से बाएं में। यहाँ से नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से उपागम अंतरण के सिद्धांत है। यहाँ से तो यहाँ से मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, समान अवयव व अनुरूप तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ से सामान्यीकरण का सिद्धांत H.Jardine ने दिया है। यहाँ से और आदमों का सिद्धांत है W. वागले ने दिया है। पक्षांतरण का सिद्धांत है यहाँ से, वागले तो नहीं है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का दिया है। पक्षांतरण या अग्रेपण का सिद्धांत, सीखना सिखाने का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर स्पीयरमैन का दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास सीखने के सही क्रम में है हमारे पास तथ्य, फैक्ट, सूचना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज और बोध, कंपैरिजन और ज्ञान, विजडम। यहाँ से तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और विजडम। मनोविज्ञान में 2 प्रकार के अनुबंध के उद्देश्य: शास्त्रीय अनुबंधन, समर्थक मनोवैज्ञानिक पावलोव, क्रियात्मक समर्थक मनोवैज्ञानिक इसके स्किनर। यहाँ से नेक्स्ट अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है जो मूलतः लैटिन भाषा के मोवेर से बना हुआ है, जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से है। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग। स्किनर का कहना है प्रेरक प्राणी के विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। गेट्स अन्य का कहना है अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार के लिए शक्ति प्रदान करती है और एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाती है। बैरोन बर्न केमिस्ट्री ने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर
जो ऊर्जा परिवर्तन है वो भावात्मक जागृति अथवा पूर्व अपेक्षित अनुक्रिया द्वारा निर्धारित है। मैकडॉनल्ड ने कहा है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक और कर्षण बल से है जो खास लक्ष्य की ओर व्यक्ति का व्यवहार निरंतर ले जाते हैं। मॉर्गन किंग, विल्स व स्कॉप्रल ने कहा है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। गुड ने कहा है, अभिप्रेरणा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है जो काल्पनिक होती है। यह किसी खास क्रिया को करने की ओर दिशा निर्देश देती है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप व्यक्ति की कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। यह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है और आवश्यकता की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाता है, अप्रिय स्थिति की ओर ले जा सकता है। यह व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कराता है, शारीरिक आवश्यकता संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है और इसमें व्यक्ति शीघ्र अधिगम प्राप्त करता है। यह भावात्मक जागृति है। यह अनुमानित प्रक्रिया है। अभिप्रेरित व्यक्ति लक्ष्योन्मुख होकर सकारात्मक रूप से समस्या समाधान करता है। अभिप्रेरणा के चक्र आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपन है। आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपन, यह इसके चक्र है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा इसका स्रोत मनुष्य के भीतर, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा का कोई बाहरी तत्व नहीं, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत कोई बाहरी तत्व होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा को ऐसे अभिप्रेरण को बाहर देखा जा सकता है। आंतरिक यह व्यक्ति को कार्य केंद्रित करता है, जबकि बाह्य यह लक्ष्य केंद्रित करता है। आंतरिक उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण हैं। बाह्य अभिप्रेरणा के पुरस्कार, दंड, धन, दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा आदि बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। जैविक व मनोसामाजिक। जैविक कारकों से संबंधित व मनोसामाजिक पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होता है। जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं भूख, प्यास, काम, अभिप्रेरक, मलमूत्र त्याग आदि। और इसके मनोसामाजिक के हैं, यहाँ से उपलब्धि, संबंधन, शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण, आत्मस्थिति और अभिप्रेरक की आवश्यकताएं। जैविक जन्मजात और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक जन्मजात नहीं है, अर्जित और सीखे हुए और जीवित रहने की आवश्यक है। जैविक सार्विक और सार्वभौमिक है, जबकि यहाँ से हमारे पास मनोसामाजिक सार्थक, सार्विक व सार्वभौमिक नहीं है। जैविक व्यक्ति में समस्थिति बनाने का गुण होता है, जबकि मनोसामाजिक में है समस्थिति में कोई संबंध नहीं है। प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरक, संबंधन अभिप्रेरक, दूसरों को चाहना व भौतिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंधन कहते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। यह प्रारंभिक किशोरावस्था में सर्वाधिक दृष्टिगत है। शक्ति अभिप्रेरक, दूसरों के संवेग या व्यवहार पर अचेतन चेतन के रूप में इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता की संज्ञा कहते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक श्रेष्ठता के एक खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा है। वे स्रोत जिन्हें बच्चे यह अभिप्रेरक अर्जित करते हैं, उनके माता पिता, दूसरे भूमिका प्रतिरूप और सामाजिक संस्कृति प्रभाव को शामिल है। वे व्यक्ति जिसमें उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है ऐसे कृत्यों को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर या चुनौती वाले हों। प्रगतिशील परिवारों के में बच्चों के यह अपेक्षाकृत अधिक होता है। जिज्ञासा व अन्वेषण अभिप्रेरक, यह एक प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक है जिसका उद्देश्य नए अनुभवों को प्राप्त करने की इच्छा व सूचनाओं को ग्रहण करने की अभिलाषा है। यह शिशु व छोटे बच्चों में अधिक होती है। आक्रामक अभिप्रेरक, एटकिंसन व हिलगार्ड के बच्चों में ऐसा व्यवहार जिसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान व हानि पहुंचाना होता है। अनुमोदक अभिप्रेरक, व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा ही अनुमोदन अभिप्रेरण है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, माता पिता, विद्यालय अवस्था में शिक्षक, किशोरावस्था में व साथियों के अनुमोदन प्रबल होता है। चिंता हास्य, इसका अभिप्राय चिंता को समाप्त करना नहीं बल्कि उसे ऐसे स्तर पर बना कर रखना है जो सीखने में मददगार साबित हो
अभिप्रेरणा में विहित सिद्धांत है। यहाँ से वातावरणीय सिद्धांत, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, विलियम मैकडूगल का 14 मूल प्रवृत्तियों व संबंधित संवेगों की सूची तैयार करना, शरीर क्रिया सिद्धांत है। मॉर्गन का द्विकारक सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग का है। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम का है। XY सिद्धांत मैग्रेगर का है। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड का है। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत हार्लो का। अंतर्नोद सिद्धांत क्लार्क हल का है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का है। स्व यथार्थीकरण सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। आवश्यकताओं की सोपानी व्यक्तिगत निम्नतम स्तर से प्रारंभ करता है और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उच्च प्रेरणा स्तर को प्राप्त करता है। इसमें यहाँ से निम्न स्तर में आएंगे शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता व आत्मीयता, जबकि उच्च स्तर में आएंगे सम्मान व आत्मसिद्धि। चिंतन वैज्ञानिक के अनुसार संप्रत्य प्रतिभा प्रतिज्ञप्तियों का मानसिक जोड़ तोड़ है। रॉश के अनुसार मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या समाधान करने में मदद करती है। विशेषता अप्रकट व्यवहार मध्यस्थ प्रक्रिया समस्या चिंतन समाधान गत्यात्मक क्रियाओं का उपयोग नहीं होता। मांसपेशियों में प्रश्न जिज्ञासा आवश्यकता इच्छा से जन्म होता है। संगठित व लक्ष्य निर्देशित होती है। पूर्वानुभव अभ्यास प्रशिक्षण आयु से प्रभावित होती है। जटिल मानसिक प्रक्रियाएं जिसमें अनेक प्रक्रियाएं चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। चिंतन के प्रकार जिम्बार्डो व रूख का वर्गीकरण स्प्लीन चिंतन कल्पना शक्ति का प्रयोग प्राय समस्या समाधान नहीं होता। वास्तविक चिंतन व यथार्थवादी वास्तविकता से संबंधित व समस्या समाधान पर केंद्रित, ये 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी दिए गए तथ्यों से सही निष्कर्ष पर पहुंचना। सृजनात्मक दिए गए तथ्यों में नया तथ्य जोड़कर समस्या समाधान करना। आलोचनात्मक किसी भी पक्ष में गुण या दोष परखने के बाद उसका चिंतन करना। नेक्स्ट है यहाँ से गिलफोर्ड का वर्गीकरण। गिलफोर्ड ने अभिसारी व अपसारी चिंतन के संप्रत्य सर्वप्रथम प्रस्तुत किए हैं। अभिसारी में आएंगे एक समाधान होता है, अपसारी में अनेक समाधान होते हैं। अभिसारी बुद्धि से संबंध होता है, अपसारी सृजनात्मकता से संबंध होता है। इसका अभिसारी वस्तुनिष्ठ विधि है और अपसारी आत्मनिष्ठ विधि है। अभिसारी गति व दृढ़ता है और अपसारी अन्वेषण व लचीलापन है। अन्य वर्गीकरण है प्रत्याक्षात्मक, प्रारंभिक व निम्न स्तरीय, प्राय जानवरों व बच्चों में पाया जाता है। प्रत्यात्मक कॉन्सेप्चुअल, संप्रत्यों के आधार पर भाषा तर्क चिन्ह संकेत का प्रयोग होता है। कल्पनात्मक, प्रत्यक्ष के अभाव में अनुभव का कल्पना का प्रयोग होता है। तार्किक चिंतन, तर्कों को संबंध सजाते हुए सूझ के प्रयोग द्वारा चिंतन होता है। तर्कणा, तर्क निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए उच्चतम स्वरूप का वास्तविक चिंतन है। तर्क के स्वरूप निगमनात्मक तर्कणा, पहले से ज्ञात नियमों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना। आगमनात्मक तर्कणा, दिए गए तथ्यों को अपने तर्क में जोड़कर निष्कर्ष व नियम निर्माण करना। आलोचनात्मक तर्कणा, गुण दोष को परख कर दी जाने वाली तर्कणा। सादृश्य वाची तर्कणा, चिंतन का वह स्वरूप जिसमें उपमाओं का प्रयोग होता है। समस्या समाधान यह एक निश्चित संज्ञानात्मक व्यवहार है जो तब किया जाता है जब वांछित लक्ष्य सफलतापूर्वक ना प्राप्त हो। यह एक कौशल है जो सिखा जा सकता है व इसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ व कर्म के चरणों के प्रयोग पर आधारित है। समस्या समाधान के अवरोध, मानसिक विन्यास, प्रकार्यात्मक स्थिरता और अभिप्रेरणा का अभाव। अनुभाविक अधिगम, डेविड गोल्ब व रॉन फॉय का मूर्त अनुभव, विचारशील निरीक्षण, अमूर्त संप्रत्ययकरण, सक्रिय परीक्षण, संकल्पना मानचित्र, अवधारणा मानचित्र। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ डी नोवाक ने किया था। अवधारणा मानचित्र किसी प्रकरण में संबंधित संपूर्ण बिंदुओं व उपबिंदुओं तथा उनके बीच आपसी संबंधों को बताने के लिए निर्मित एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह किसी विषय वस्तु का सार रूप है जो व्यवस्थित रूप से दर्शाया जाता है। यह एक कला है जो किसी विस्तृत विषय सामग्री को बहुत ही संक्षिप्त व व्यवस्थित रूप से दर्शाई जा सकती है। कल्पना, दूरस्थ अथवा परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कल्पना कहलाता है। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। वास्तविकता में अवास्तविकता का सृजन। कल्पना में ना कोई निश्चित समस्या होती है, ना कोई समाधान होता है। काल्पनिक विचार असंगत, अस्पष्ट व क्रमबद्धता से रहित होते हैं। कल्पना का वर्गीकरण, विलियम मैकडूगल। कल्पना और उत्पादनात्मक कल्पना।
उत्पादनात्मक प्रोडक्टिव इमेजिनेशन में आएगा हमारे पास रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना पुनरुत्पादक और उत्पादक है, जिसमें उत्पादक में भी ग्राही और सृजनात्मक है, और सृजनात्मक में भी हमारे पास सौंदर्य बोधी व परिणामवादी है, और परिणामवादी में आएगा सैद्धांतिक व्यवहारिक, और सौंदर्यवादी में आएगा कलात्मक व अनोखी कल्पना है। संरचना निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविटिज्म, यह शिक्षण के से संबंधित एक आदर्श है जो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति सीखता कैसे है। यह मत बताता है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। निर्माण में निर्मितवाद का मानना है कि पूर्व ज्ञान की बुनियाद पर व्यक्ति नवीन ज्ञान की रचना करता है। इस मत के समर्थक में पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, रोगोफ, ब्रेटलेट, जॉन लेवी, जॉन ड्यूई आदि के प्रमुख है। निर्मितवाद के संपूर्ण महत्वपूर्ण पक्ष ज्ञान का हस्तांतरण नहीं होता वरन संरचना होती है। व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सीखना भी सीखता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना प्रासंगिक होता है, ज्ञान व्यक्तिगत होता है। अधिगम विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित होता है। अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थी अर्थ का निर्माण करने वाला व स्वयं अपने ज्ञान का सृजनकर्ता और सूचक है। विद्यार्थी एक सक्रिय और गतिशील अधिगमकर्ता के रूप में स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यह एक शिक्षक केंद्रित न होकर विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। शिक्षक एक मार्गदर्शक है अथवा सुविधादाता है की भूमिका निभाता है, जिस पर ज्ञान के सरलीकरण का दायित्व है। रचनावाद के अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है, जिसमें सूचना का विश्लेषण, विस्तारण, नए छात्र उससे पुराने छात्र के ज्ञान को जोड़ना है। अनुभवों से अर्जित ज्ञान प्रकृति स्थायी होती है और इसी में सूझ और अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यह रटे रटाए व पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देता है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है, अर्थात संवाद अंतर्क्रिया द्वारा समस्या समाधान को पैरवी करता है। इन कक्षाओं का सहयोग द्वारा अधिगम अर्जन पर बल दिया जाता है, जिसके सामाजिक मध्यस्थता और साझी जिम्मेदारी की भूमिका होती है। इसमें परिचर्या, संवाद व विचार विमर्श, अन्वेषण, सामूहिक क्रियाएं, भ्रमण आदि का प्रयोग होता है। संरचनावाद, व्यक्तिगत संरचनावाद व सामाजिक संरचनावाद की प्रथम स्तर व संरचनावाद का दूसरा स्तर है। यहाँ से हमारे पास है आत्म सातीकरण व समष्टीकरण होता है। इसमें उग्र संरचनावाद है। यहाँ से ज्ञान के निर्माण का मनोवैज्ञानिक स्रोत में व बालक की भूमिका है। जीन पियाजे का मत है यह, और इसमें हमारे पास ये है समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD, ज्ञान के निर्माण में समाज की अहम भूमिका है। यह इसमें सांस्कृतिक संरचनावाद, आलोचनात्मक संरचनावाद, उग्र संरचनावाद में रेडियल कंस्ट्रक्शन वॉन। यहाँ से ज्ञान व्यक्ति की स्वयं की रचना, यही उसे सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। रॉजर बायवी का 5E मॉडल, इंगेजमेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और एवेल्युएट। संलग्नता, खोजना, व्याख्या, विचार, मूल्यांकन। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। व्यक्तित्व में है हमारे पास व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी शब्द शाब्दिक रूप से लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया, जिसका अर्थ है मुखौटा। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेहिक व्याख्याओं व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन को दर्शाता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। त्रिगुण वर्गीकरण, सात्विक, स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनासक्ति, विलग्नता, अनुशासन। राजसिक, तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा। भौतिकवादी मानसिकता है संतोष, दूसरे के प्रति असूया। व तामसिक, क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना। त्रिदोष वर्गीकरण, भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता ने लोगों को वात, पित्त व कफ के 3 इन वर्गों का ह्यूमरल तत्वों, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं, के आधार पर वर्गीकरण किया है। त्रिगुण पर आधारित यह वर्गीकरण प्रकार सिद्धांत में रखा गया है। व्यक्तित्व वर्गीकरण या प्रारूप उपागम। हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक
वर्गीकरण ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह फ्लूइड्स व ह्यूमर्स पर आधारित है। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण एक तो पीला पित्त और दूसरा रक्त है। पीले पित्त में चिड़चिड़ापन व बेचैन स्वभाव होता है, संवेगात्मक रूप से कमजोर होता है परंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है, कोपशील होता है। जबकि रक्त शारीरिक रूप से सबल और संवेगात्मक रूप से स्थिर, संतुलित, प्रसन्न, खुशमिजाज व उत्साही व आशावादी होता है। काला पित्त व कफ है। यहाँ से काला पित्त उदास व मंदित, निराशावादी, शक्तिहीन व दुखी, विवादी, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है। आनंद युक्त होता है कफ। इसमें आनंद युक्त, सुस्त, शांत, निष्क्रिय व भावशून्य, विरक्त, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु शारीरिक रूप से कमजोर होता है। शेल्डन का वर्गीकरण एंडोमॉर्फिक, गोलाकृति, गोलू-मोलू, थुल, सामाजिक, मिलनसार, खानपान के शौकीन और एक्टोमॉर्फिक, लंबाकृति, पतले, लंबे, कोमल, कलात्मक, कुशाग्र बुद्धि वाले। मिसोमॉर्फिक, आयताकृतिक, मजबूत, सुगठित शरीर, साहसी। क्रैशमर का वर्गीकरण शारीरिक गुणों पर आधारित है। पिकनिक प्रकार, छोटा कद, गोलाकार, भारी शरीर, सामाजिक, खानपान के शौकीन, खुशमिजाज। साइक्लोइड स्वभाव, उत्साह व विषादगी संभावना। एस्थेनिक प्रकार, लंबा कद, दुबला पतला शरीर। सिजोइड स्वभाव, मनोविदालिता का स्वभाव। एथलेटिक, सुडौल, विकसित, गठीला शरीर, समायोजित। डाईप्लास्टिक, उपयुक्त, तीनों का मिश्रित रूप होता है। युंग का वर्गीकरण बहिर्मुखी, सामाजिक, मिलनसार, लोगों के प्रत्यक्ष मिलने वाले भाव अभिव्यक्ति की कुशल, अंतर्मुखी, एकांत प्रिय, संकोची, शर्मीले भाव अभिव्यक्ति की न्यूनता। उभयमुखी व्यक्ति में बहिर्मुखी व अंतर्मुखी का मिश्रण होता है। फ्रीडमैन व रोजमैन का वर्गीकरण टाइप ए, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी, काम के बोझ के लदे रहना, निश्चित व मंद गति कार्य न कर पाना, उच्च रक्तचाप व हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल आदि। टाइप बी में संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत चित्त, चिंतामुक्त, तनावमुक्त जीवन व्यतीत करने वाले, यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले। टाइप सी में है मॉरिस ने सुझाया, सहयोगी, विनीत, धैर्यवान, कैंसर के प्रति संवेदनशील। टाइप डी में आता है जॉन डिनोलेट द्वारा सुझाव। टाइप सी की विशेषताओं का अभाव है, अवसाद के प्रति प्रवणता। स्पेंसर का वर्गीकरण सैद्धांतिक, ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखने वाले, आर्थिक, धन जमा करने में रुचि रखने वाले, कलात्मक, सौंदर्यात्मक पहलुओं का आनंद लेने वाले, सामाजिक, अन्य लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले, राजनीतिक सत्ता के लिए प्रयत्नशील, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले। शेल्डन व कैशमैन का वर्गीकरण शरीर की बनावट पर आधारित है। युंग का मनोवैज्ञानिक गुणों पर और स्प्रेंजर का सामाजिक कौशल पर आधारित है। कैनन ने यह एक वर्गीकरण दिया, यह नाड़ी मंडल पर आधारित है। ऑलपोर्ट का वर्गीकरण प्रधान विशेषक, संख्या में कम व्यक्ति के नाम से ऐसे जुड़े होते हैं कि उनकी पहचान ही व्यक्ति के नाम में के साथ हो जाती है। गांधी, अहिंसा, गांधीवादी। केंद्रीय विशेषक, सामान्यीकृत प्रवृत्तियां तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व, इन्हीं के 5-10 गुणों के भीतर। स्फुट, निष्कपट, मेहनती। गौण विशेषक सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें होने न होने से व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे आम पसंद है। कैटल का वर्गीकरण 16 प्रमुख शील गुण आयामों का वर्णन। मूल गुण है इसका व्यक्तित्व निर्माण करने वाले मूल तत्व, भीतरी गुण व संख्या में कम सतही गुण होता है, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित आए। जेक का वर्गीकरण 2 व्यापक आयामों, जैविक व आनुवांशिकता के आधार पर अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, तंत्रिका, तपिता बनाम संवेगिक स्थिरता, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। व्यक्तित्व के 5 कारक है। पॉल क्रोस्ट व रॉबर्ट मैकरे के संभावित व्यक्तित्व विशेषकों की जांच पर 5 कारक के एक समुच्चय के बारे में जानकारी दी जाती है। इनको वृहत 5 कारकों के नाम से जाना जाता है। ये 5 कारक निम्न है: अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका, ताप, अंतर्विवेकशीलता। MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। हैथवे व मैकिनले नामक 2 मनोवैज्ञानिकों ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय का निर्माण किया। इसमें 567 कथन, 3 वैज्ञानिक मापनियां LMK और 10 मनोरोगों से संबंधित उपमापनियां हैं। मल्लिक और जोशी ने इसका भारतीय संस्करण जोधपुर बहुपक्षीय
व्यक्तित्व सूची तैयार किया। 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली 16 पीएफ केटल हाई स्कूल विद्यार्थियों व वयस्कों के प्रयोग के लिए यह व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण, व्यावसायिक परीक्षण में इस्तेमाल होती है। आइंजैक व्यक्तित्व प्रणाली व्यक्तित्व की प्रणाली प्रश्नावली में 32 विशेषकों का प्रयोग। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सामयिक स्थिरता, स्थिरता, मन स्थापिता, सामाजिकता, बेल समायोजन, आविष्कारिकता, यूहूत व एम्बेल समायोजन संबंधी कठिनाइयों का मापन। इसके दो फॉर्म है, विद्यार्थी व व्यावसायिक। वुडवर्थ का मापन यंत्र। इसमें कुल 116 प्रश्न है जो शारीरिक लक्षणों, डर, चिंताओं, भावनाओं, अभिवृत्तियों आदि से सुसज्जित होते हैं। ऑलपोर्ट का एस प्रतिक्रिया अध्ययन। इसमें दो फॉर्म है, पुरुषों वाले प्रतिरूप में केवल 33 व स्त्रियों वाले में 34 है। कमियां, सामाजिक वांछनीयता व अनुमनन। प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्शन टेक्निक की विशेषता। इसका विकास अचेतन अभिप्रेरणा व भावनाओं के मूल्यांकन के लिए किया गया। उद्दीपक असंगत व अस्पष्ट अनुपयुक्त होते हैं। कोई अनुक्रिया सही अथवा गलत नहीं होती। साधारण व्यक्ति को बताया नहीं जाता। यह एक आत्मनिष्ठ पद्धति है। यह इस हेतु कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। शौर्य शाही धब्बा परीक्षण। हरमन वेरोशा का 10 कार्ड का प्रयोग होता है। 5 काले व सफेद व 2 लाल शाही युक्त व 3 रंगीन होते हैं। प्रयोग 2 चरणों में होता है, निष्पादन में मुख्य व पछतावा। रोशा के समान की होजमैन में दूसरा शाही धब्बा परीक्षण तैयार किया गया। इसके 2 फॉर्म है और प्रत्येक फॉर्म में 45 कार्ड है। विषय आत्मबोध परीक्षण। क्रिस्टीना डी मॉर्गन व हेनरी मोर्रे का कुल 31 कार्ड का प्रयोग। 30 कार्ड सचित्र व 1 कार्ड खाली। 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए। 10 समान परीक्षणों 3 चरणों में होता है, जिसमें पहले 2 चरण में 10-10 कार्ड दिखाए गए हैं, क्रमशः लैंगिक व समान, और तीसरे में साक्षात्कार TAT का भारतीय संस्करण उमा चौधरी का तैयार किया हुआ है। बालक आत्मबोध परीक्षण। लियोपोल्ड बेलक। 3 से 10 बच्चों के लिए, 10 समान कार्ड के लिए जिन पर जानवरों के चित्र अंकित है। रोजरबिंग चित्रगत कुंठा अध्ययन। 24 कार्टून कार्ड का उपयोग जिन पर संवाद लिखे की जगह भारतीय संस्करण उदय पारिक ने तैयार किया है। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडन ने, और शब्द साचार्य परीक्षण गाल्टन ने। बल व्यक्तन परीक्षण व खेल विधि। नेक्स्ट है यहाँ से व्यक्तित्व का मापन व्यवहारिक विधियों से अगर देखें तो यहाँ से साक्षात्कार विधि, स्थिति परक परीक्षण, निर्धारण, नाम निर्देशन, प्रक्षेप व केस स्टडी। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड। चेतना का स्तर। चेतन वे भावनाएं जिनके प्रति लोग जागरूक होते हैं। पूर्व चेतन वे भावनाएं जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं जब वे उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से अचेतन, ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। मस्तिष्क का 1/10 भाग चेतन जबकि 9/10 भाग अचेतन होता है। मानव मस्तिष्क की तुलना फ्राइड के हिमखंड से की गई है। व्यक्तित्व की रचना। इदम मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्रोत है। अचेतन मन का प्रतिनिधि सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता। सुखेशा सिद्धांत। प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य, कामेच्छा पर केंद्र। लिबिडो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह। इदम की 2 चालक ऊर्जाएं हैं, इरोस जीवन प्रवृत्ति और थानाटोस मृत्यु प्रवृत्ति। अहम मानव का चेतन तार्किक विवेकशील भाग। वास्तविक सिद्धांत से संचालित एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसका अहम शक्तिशाली मजबूत होता है। परा अहम व्यक्तित्व के आदर्श व नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधि। मनोलैंगिक अवस्थाएं। मुख शोषण अवस्था, ओरल स्टेज। जन्म से 2 वर्ष तक सुख का केंद्र मुख होता है। गुदा व मूत्र मार्गीय अवस्था, एनल स्टेज। 2 से 4 वर्ष सुख का केंद्र मलमूत्र विसर्जन के अंग होते हैं। लिंग अवस्था 4 से 6 वर्ष 2 मनोग्रंथियां दिखाई देती है। लड़कियां इलेक्ट्रा मनोग्रंथि पिता के प्रति और लड़के ऑडिपस मनोग्रंथि माता के प्रति प्रेम। सुषुप्तावस्था 7 से 11 से 12 वर्ष कामेच्छा सुप्त रहती है। जनन अवस्था 11 वर्ष से आगे कामेच्छा पुनः जागृत होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि स्वप्न विश्लेषण विधि है। बुद्धि
बुद्धि वेस्लर एक समुच्चय व सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा व्यवहार वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। रॉबिन्स और बुद्धि के तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है जो व्यक्ति में सूझ व समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों के साथ लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। निषेध व सहयोगी बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह से तर्कना में सम्मिलित होने तथा चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। अल्फ्रेड बिने अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता कहलाती है। बोरिंग जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। बर्ट बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। बुद्धि की विशेषता, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। इसके अनेक क्षमताएं अंतर्निहित होती है। इसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी निहित है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सूझ का सहारा लेकर समस्या समाधान करता है। बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से भी आंका जा सकता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है। बुद्धि अनेक प्रकार के योग्यताओं का समुच्चय है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि उत्पन्न करने हेतु सूझ का सहारा लेता है और इसी के साथ बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ ले पाता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य कर पाता है। बुद्धि की मदद से चिंतन तर्क संगत, विवेकपूर्ण व युक्ति संगत हो जाता है। बुद्धि का परिमार्जन व परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट है यहाँ से बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि व मूर्त बुद्धि 3 बताए हैं, जिसमें सामाजिक वह सामान्य मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है व उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करता है। अमूर्त बुद्धि गणितीय तथा शाब्दिक संकेतों व चिन्हों को समझने की क्षमता होती है। कलाकार, पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ इनमें सैद्धांतिक बुद्धि, थियोरटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि, मूर्त सामग्री को समझना व उनका परिचालन उपयुक्त ढंग से करना। इंजीनियर, कुशल कारीगर व चालक इनके इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। कारकीय सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने व साइमन गर्टार्ड व टर्मन स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। सामान्य कारक है जन्मजात प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं है। मानसिक ऊर्जा, परिपक्वता का विकास। विशिष्ट कारक है अर्जित प्रशिक्षण से प्रभावित भिन्न कार्य के लिए भिन्न जीवन भर विकास। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। समूह कारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं: वाचिक बोध, संख्या योग्यता, देशिक योग्यता, प्रत्यक्षण योग्यता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्मृति योग्यता, आगमनात्मक तर्कता योग्यता। त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलबर्ट का संक्रिया है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप। 6 ज्ञान संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति धारणा, परंपरागत चिंतन, अपसारी चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। विषय वस्तु 5 भाग है: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहार परक। उत्पाद 6 भाग है इसका: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, आशय। बुद्धि का संरचना मॉडल। कुल प्रकोष्ठ होते हैं इसमें 6 गुणा 5 गुणा 6, टोटल 180 होते हैं। इसमें बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का दिया और थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने सामान्य बुद्धि जैसी किसी योग्यता को अस्वीकार किया। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि एटम की तरह कार्य करती है। इसमें 4 प्रमुख गुण है: स्तर, सीमा, क्षेत्र, गति। स्तर से अभिप्राय किसी समस्या की कठिनाइयों के स्तर से जिनका समाधान किया जाता है। सीमा से अभिप्राय कठिनाई के एक निश्चित स्तर पर किए गए कार्यों की संख्या से। क्षेत्र से अभिप्राय कुल एक स्तर पर आने वाली परिस्थितियों से है जिन पर प्रतिक्रिया की जाती है। गति से अभिप्राय उस तीव्रता से है जो एक निश्चित प्रतिक्रिया करते हुए समस्या समाधान करता है। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, केटल व हॉर्न। तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक के समान होती है, वही ठोस बुद्धि एस कारक के समान होती है। सैम्पलिंग सिद्धांत थॉमसन का है। फिलिप बर्नर का पदानुक्रमित मॉडल है। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल का है। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का है। पुस्तक है इसकी, भाषाई बुद्धि, लेखक कवि है इसके। और नेक्स्ट है यहाँ से तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक है या गणितीय। स्थानिक देशिक बुद्धि है। प्रतिरूप निर्माण की विविधता जैसे विमान चालक, नाविक, पेंटर, मूर्तिकार, वास्तुकार व शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि है। धावक, नर्तक, अभिनेता, अभिनेत्री व शल्य चिकित्सक की। सांगीतिक बुद्धि है गायक व संगीतज्ञ की। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक की। अंतः व्यक्तिक है
आध्यात्मिक गुरु व दार्शनिक की दूसरों की मनोदशा, स्वभाव व प्रेरणा तथा अभिप्राय का उचित तरीके से पता लगाना व प्रतिक्रिया करने की योग्यता। प्रकृतिवादी है किसान, शिकारी, गाइड, पक्षी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक आदि की। अस्तित्ववादी है आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, संत, साधु। त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है। इसके अनुसार बुद्धि के 3 कारक होते हैं: घटकीय बुद्धि, सूचना विश्लेषण व तार्किक योग्यता। इसके 3 घटक है: ज्ञानार्जन घटक, अधिघटक या मेटा घटक या निष्पादन घटक। अनुभाविक बुद्धि है अनुभव व सृजनात्मकता की समस्या समाधान का। सांदर्भिक बुद्धि दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय मांगों का निपटाना। पास मॉडल निर्माणकर्ता जेपी दास, जेके नॉलगिरी और किर्बी। यह एलेक्जेंडर या और आर लूरिया द्वारा मस्तिष्क की रचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। बुद्धि लब्धि। सन 1905 में फ्रांस के अल्फ्रेड बिने व थियोडोर साइमन ने पिछड़े बालकों के लिए प्रश्नावली नुमा बुद्धि का पहला प्रशिक्षण तैयार किया। 1908 में व्यापक संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु के संवृत्ति का विकास किया। 1911 में हेनरी गोडार्ड ने इसका अंग्रेजी संस्करण तैयार किया। 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय का विकास किया। इसे नाम दिया बुद्धि लब्धि। बालक की मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर इसे प्राप्त किया जाता है। MA/CV इंटेलिजेंट कोशिएंट है। 1916 में मानसिक आयु की प्रश्नावली पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लुई टर्मन ने व्यापक शोध व संशोधन किया। उन्होंने उसे स्टैनफोर्ड बिने संशोधित मापनों नाम दिया। उन्होंने इंटेलिजेंट कोशिएंट के संक्षिप्त व नवीनतम संशोधित स्वरूप IQ को समूचे विश्व में परिचय कराया। उन्होंने स्टर्न के जटिलतम सूत्र को 100 से गुणा कर इसे प्रतिशत में बदला। बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 110 से 119 सामान्य बुद्धि के ऊपर, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि के नीचे, 70 से 69 मंद बुद्धि या सीमा वाली मंद बुद्धि सीमा पर, और 50 से 69 में हमारे पास मूर्ख, 25 से 49 पर मूड और 0 से 24 में जड़ बुद्धि वाले हैं। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ से इसके केस में यहाँ से NCERT पुस्तक में वर्णित है हमारे पास 130 से अधिक वाले अति श्रेष्ठ है। जनसंख्या प्रतिशत 2.2 है। और यहाँ से 120 से 130 में श्रेष्ठ है 6.7% है। यहाँ से इनकी जनसंख्या 110 से 119 में यहाँ से हमारे पास औसत बुद्धि वाले श्रेष्ठ औसत वाले हैं 16.1 जनसंख्या इनकी। 90 से 109 में है हमारे पास औसत 50% जनसंख्या। 80 से 89 में है हमारे पास, यहाँ से 80 से 89 में है यहाँ पर निम्न औसत वाले 16.1, ये तो उल्टी होगी, यहाँ से 16.1, 6.7, 2.2 इस तरीके से। 70 से 79 में हमारे पास सीमावर्ती 70 से कम बौद्धिक रूप से अशक्त है। यहाँ से बुद्धि के परीक्षण। बालकों की बुद्धि के मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया। व्यक्तिगत वाचिक शाब्दिक परीक्षण बिने, साइमन व उनके सभी अनुशीलन। गोडार्ड का परीक्षण, टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट। उत्तर प्रदेश के मनोवैज्ञानिक शाला में टर्मन मेरिल का स्केल हिंदी अनुशीलन तैयार किया गया। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के निर्धारित किए गए। व्यक्तिगत वाचिक या अशाब्दिक परीक्षण, पिंटनर, पर्टसन क्रियात्मक परीक्षण, मेरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, गोडार्ड व सेगोई के परीक्षण, चित्र निर्माण व चित्रपूर्ति परीक्षण, एलेक्जेंडर परीक्षण माला, कोल्स ब्लॉक डिजाइन, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण 1955, यह बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। कॉइल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, एलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, सामूहिक वाचिक या शाब्दिक परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, नौसेना परीक्षण और सैन्य सामान्य वर्गीकरण। सामूहिक अवाचिक या अशाब्दिक परीक्षण, आर्मी बिट्टा परीक्षण, केटल का कल्चर फेस्ट फेयर टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, डियरबोर्न समूह परीक्षण, पिजन का अशाब्दिक परीक्षण, रेवेंस प्रोसेसिव मैट्रिसेस बच्चों के लिए रंगीन प्रोसेसिव मैट्रिसेस तथा दूसरे वयस्कों के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। समायोजन का सामंजस्य व्यवस्थापन अथवा अनुकूलन भी कहते हैं। यह एक प्रकार का व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है ताकि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और किसी प्रकार की कुंठा या द्वंद्व भी ना रहे। गेट्स, ज़ेरफील्ड
समायोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए इस प्रकार परिवर्तन करता है कि उसके स्वयं और वातावरण के बीच अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके। समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं: पर्यावरण व परिस्थिति का ज्ञान, उसके अनुकूल आचरण, स्वयं की मजबूत पक्षों की सीमाओं की जानकारी, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से समायोजित आत्मविश्वास व आत्मसंतुष्टि, धैर्य व सहनशीलता, व्यवहार में लचीलापन, संघर्षशील, संतुलित, एकीकृत व समन्वित व्यक्तित्व, नियमित दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, वास्तविकता को स्वीकार करना। कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण: कुंठा व बगनाशा, धैर्य की कमी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन में असक्षम और भावनात्मक मनोग्रंथियां, चिंता, अवसाद, तनाव से ग्रसित, हीन भावना, अनिश्चित मन व अस्थिर बुद्धि, घृणा व द्वेष के बदले की भावना, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, अपरिपक्व, असंतुष्ट, आक्रामकता, द्वंद्व या विरोधाभास एक ऐसी पीड़ादायक संवेगात्मक अवस्था है जो एक दूसरे को काटने वाली तथा विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है। द्वंद्व के मुख्य निम्न भागों में बांटा गया है: ग्राह्य द्वंद्व, पद्धति विरोधाभास, परिहार द्वंद्व या वर्जन विरोधाभास, ग्राह्य परिहार द्वंद्व या पद्धति वर्जन विरोधाभास। ग्राह्य द्वंद्व में है एक प्रकार का द्वंद्व जहां सामने आई दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल हो और उनमें से एक का चयन करना। एक बालक एक द्वंद्व में फंसा है जिसमें अपना प्रिय उपन्यास पहले पूरा करना चाहता है या प्रिय अभिनेता की फिल्म देखना चाहता है। परिहार द्वंद्व में एक ऐसी द्वंद्वात्मक अवस्था जिसके अंतर्गत व्यक्ति के समक्ष दोनों परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हो, अर्थात दोनों से परहेज करना चाहता है या पलायन करना चाहता है। इधर कुआं और उधर गिरे तो खाई, लोकोक्ति इसी द्वंद्व का चरितार्थ है। ग्राह्य परिहार द्वंद्व यह एक ऐसी द्वंद्वात्मक अवस्था है जहां व्यक्ति के समक्ष आने वाली परिस्थितियों में एक और अनुकूल हो और दूसरे उसके प्रतिकूल हो, इसमें किसी एक को चुनना पड़े। एक व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है किंतु माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कदम उठाने से कतरा रहा है। समायोजन के प्रत्यक्ष विधियां हैं: बाधा निराकरण, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में अथवा लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध आए तो व्यक्ति चेतन रूप से उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। अन्य मार्ग खोजना या मार्गांतरीकरण: यदि किसी एक तरीके से व्यक्ति को वांछित सफलता नहीं मिलती तो वह कुसमायोजित होने लगता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य रास्ता खोजता है। ध्यान रहे, इस युक्ति में लक्ष्य में परिवर्तन नहीं होता, बस पाने के तरीके बदल जाते हैं। लक्ष्य का प्रतिस्थापन: यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्ति असफल हो जाए तो उसे मिलते जुलते लक्ष्य को अपनाता है, उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। विश्लेषण व निर्णय: द्वंद्व तनाव की स्थिति में व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में भली भांति विश्लेषण करता है और उसके उचित परामर्श के पश्चात ही निर्णय लेता है। अवधान प्राप्ति: इस प्रत्यक्ष युक्ति का प्रयोग व्यक्ति जीवन में आरंभ से ही शुरू कर देता है। कुसमायोजन तनाव से बचने के लिए वैसे कार्य करता है जिससे वह सबकी नज़र में आए। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां व्यक्ति के जीवन में तनाव भग्नाशा को कम करने और उसे समायोजित करने के सहायक अप्रत्यक्ष व्यवहार को अहम रक्षात्मक युक्तियां व रक्षा तंत्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के अचेतन मन द्वारा की जाती है जो व्यक्ति के आत्म प्रत्यय की रक्षा कर उसके दबाव को कम करती है और रक्षात्मक युक्तियों में अहम के मूल प्राकृतिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता की रक्षा होती है। दमन में यहाँ से फ्राइड ने विभिन्न प्रकार की रक्षात्मक युक्तियों की चर्चा की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह युक्ति अवांछनीय या अस्वीकार्य विचारों, भावों, यादों को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है क्योंकि इससे याद करना कष्टपूर्ण व भय पैदा करने वाला होता है। वह अंतर्द्वंद का वह भाग जो अहम व पराअहम को सहन नहीं कर पाता उसे अहम अचेतन में भेज दमन: फ्रायड ने विभिन्न प्रकार की रक्षात्मक युक्तियों की चर्चा की है। इसमें दमन सबसे महत्वपूर्ण है। इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार्य विचारों, भावों, यादों को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है क्योंकि इन्हें याद करना कष्टपूर्ण और भय पैदा करने वाला होता है। अंतर्द्वंद का वह भाग जो अहम और पराअहम को सहन नहीं होता है उसे अहम अचेतन में भेज देता है। युक्तिकरण, तर्कीकरण, औचित्य स्थानांतरण, औचित्य स्थापन और परिमेयकरण। औचित्य स्थापन वह रक्षा युक्ति है जो लोग बहाना बनाते हैं। आपने चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी जो असफल होने पर अंगूरों को खट्टा कहती है। यही औचित्य स्थापन है। इस युक्ति में एक व्यक्ति अपने तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों के तर्क युक्त व स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है।
विस्थापन विस्थापन में आएगा। यह रक्षात्मक युक्ति साधारण क्रोध व कुंठा के मामले में देखी जाती है। यह एक प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है जहां व्यक्ति सामयिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति के या स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऑफिस में बॉस के द्वारा डांटे गए व्यक्ति पर वह गुस्सा अपनी पत्नी व बच्चों पर निकालते हैं। कल्पना व दिव्या स्वप्न कल्पना लोक में एक संसार का निर्माण करना तथा वह अपनी इच्छाओं, भावनाओं, कुंठाओं की तृप्ति करना। पलायन तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में स्वयं को अलग कर लेना व मैदान छोड़कर भाग जाना। प्रतीपगमन का अभिप्राय पीछे लौटना है। कॉलमैन के शब्दों में इसे यह एक प्रकार की सुरक्षात्मक प्रयास है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वर्तमान में कठिनाइयों से निजात पाने के लिए उन प्रक्रियाओं को अपनाता है जो विकास क्रम में अपने प्रारंभिक वर्षों से संतुष्टि प्रदान करती है। प्रतीपगमन एक प्रकार का पलायन है जहां व्यक्ति अचेतन अवस्था में विकास क्रम में पीछे की ओर लौटता है। घर के छोटे बच्चे के जन्म लेने से जब बड़े बच्चे पर माता पिता कम ध्यान देते हैं तो वह बिस्तर पर ही मलमूत्र का विसर्जन कर देता है। बुजुर्गों द्वारा अपने बाल्यावस्था या युवावस्था के अनुभव का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। प्रतीपगमन के प्रकार निद्रा स्थिति का प्रतीपगमन जीवन को सबसे प्रारंभिक अवस्था की ओर ले जाना। मौखिक स्थिति का प्रतीपगमन जन्म के बाद प्रारंभिक आयु स्तर पर लौटना जैसे अंगूठा चूसना तथा आत्म कामुकता का प्रदर्शन। गुदा स्थिति का प्रतीपगमन घर में छोटे बच्चे के जन्म लेने पर जब बड़े बच्चे पर माता पिता कम ध्यान देते हैं तो वह अपने बिस्तर पर मलमूत्र त्याग कर देता है। असहाय स्थिति का प्रतीपगमन असहाय स्थिति की अभिव्यक्तियों, ध्यान खींचने के प्रयास, संरक्षण प्राप्ति की इच्छा आदि इस प्रकार के प्रतीपगमन को दर्शाते हैं। अन्य ढंग बेकार का डर व्यक्त करना, जिम्मेदारियों से बचना, बच्चों की भांति चिल्लाना, रुक रुक कर बोलना, बाल्यावस्था से तादात्म्य और जिद्दीपन आदि। प्रतिक्रिया निर्माण, अंतर्निहित अचेतन इच्छा को ठीक उल्टा व्यवहार करना, नकारना, वास्तविकता को अस्वीकार करना, नकारना, खारिज कर देना। उदात्तीकरण, संशोधन, उन्नयन, शुद्धिकरण, उन्मोचन, सब्लिमेशन में आएगा। यहाँ से फ्राइड के अनुसार उदात्तीकरण सभ्यता का आधार स्तंभ है। जब व्यक्ति अपनी मूल प्राकृतिक इच्छाओं को, व्यवहार को समाज स्वीकृत और मान्य दिशा में विस्थापित कर देता है तो उसे उदात्तीकरण की संज्ञा दी गई। एक कामुक व्यक्ति स्वयं को कला की दिशा में मोड़ दे। तुलसीदास का वियोग और साहित्य की रचना, कक्षा में सबसे लड़ने झगड़ने वाला बालक मुक्केबाज या पहलवान बन जाए। प्रक्षेपण का अर्थ है दोषारोपण। यह नाच न जाने आंगन टेढ़ा की स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति, इच्छा, भावनाओं को एक दूसरे के सिर मढ़ देते हैं। उससे स्वयं को न देखते हुए दूसरों को देखने लगते हैं। मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, मैं उसका नुकसान नहीं करता तो वह मेरा कर देता आदि। तादात्म्यकरण, अपने विचारों व भावनाओं के दूसरों के अनुरूप ढाल लेना। क्षतिपूर्ति, एक क्षेत्र में कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। निरसन किए गए प्रभाव को कम करना। एक्टिंग आउट, एक ऐसी रक्षात्मक युक्ति जिसके अंतर्गत अवांछनीय भाव आएगा। विचार दबते अचानक उनकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक स्वरूप हो जाएगी। वह पत्नी जो अपने पति के अत्याचारों, शोषण, दुर्व्यवहार, शांति को सहन कर रही थी, क्रोध के उन्माद में उसने अपने पति की हत्या कर दी। अंतर्वेशन या अंतर्क्षेपण, यह रक्षात्मक युक्ति तादात्म्यकरण के समान है। यह व्यक्ति अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार से अपनाता है ताकि अलगाव, कष्ट, पीड़ा, सामाजिक व्यवहार आदि से बचा जा सके। नेक्स्ट यहाँ से विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विशिष्ट बालक, हेवार्ड व ओलेंस्की के अनुसार विशिष्ट बालक पद का प्रयोग उस बालक के लिए किया जाता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर और नीचे के इस प्रकार विचलित होता है कि उसके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े। प्रतिभाशाली बालक, टर्मर व ऑर्डेन के अनुसार शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, विद्यालय उपलब्धियां व व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वह बालक बालिकाएं जिनका निष्पादन औसत विद्यार्थियों से श्रेष्ठ। सामान्य विशेषताएं, सामान्य ऐसे विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 140 होती है। टीम भावना, नेतृत्व भावना का भाव पाया जाता है। घरेलू व सामाजिक क्षेत्र में निष्पादन करते हैं। समायोजित व सामवेगिक रूप से स्थिर होते हैं। विषय का गहन व ज्ञान व सीखने की ललक होती है। अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने का कौशल होता है। विभिन्न तथ्यों के बीच
संबंध स्थापित करने में निपुण होते हैं। प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों के करीब 1.5 इंच लंबे व करीब 1 पाउंड भारी होते हैं। वे किसी वस्तु पर अधिक समय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि व सूझ का प्रादुर्भाव होता है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। निर्देशन की गुणवत्ता, वर्ग अथवा कक्षा उन्नति, पठांतर क्रियाओं का आयोजन, व्यक्तिगत ध्यान, विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन व पुस्तकालय व्यवस्था, उत्तरदायित्व सौंपना व प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम में संवर्धन, नेतृत्व प्रशिक्षण, योग्य व प्रभावी शिक्षक द्वारा अध्यापन, पृथक शैक्षणिक संस्थान, पर्याप्त गृह कार्य और छात्रवृत्ति। सृजनात्मक बालक